ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, देखो ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ साइट और बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ sight and behavior of light। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टडी ऑफ साइट क्या है, मतलब कोई भी चीज दिख रही है तुमको, अब लिखते रहना आराम से, तो कोई छापने की जरूरत नहीं। तो ठीक, कोई भी चीज दिख रही है, कहाँ दिख रही है, क्यों दिख रही है, दिख रही है तो है भी कि नहीं, है ना। इल्यूजन जो होता है, जैसे कभी जैसे मेरा आज दिखते हैं ना, जैसे डेजर्ट में वो दिखता है, लेक टाइप का दिखती है, पानी दिखता है। फिर कभी हाईवे पे गए होंगे तो वो दोपहर में तो लगता है ना आगे जाके पानी है, पानी और आगे जाके पानी नहीं दिखता है, वैसी चीज। ठीक है, इल्यूजन। और बिहेवियर ऑफ लाइट क्या है तुम्हारा? बेसिकली वेव का नेचर कैसा है, वेव नेचर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ये है तुम्हारा बिहेवियर ऑफ लाइट जहां पढ़ोगे। ये है वेव ऑप्टिक्स, और ये स्टडी ऑफ साइट क्या है? रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वो दिख रहा है? ठीक है, छोटी छोटी चीजों स्टार्ट करते हैं, लिखते रहोगे ना। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, आप वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स दोनों कवर करने वाले हैं क्या? अभी फिलहाल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रहा है, बाद में रे ऑप्टिक्स भी करनी है। ठीक है, यस सर। ठीक। तो जो छोटी छोटी चीजें पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे रे क्या है? बेसिकली जिस पाथ में तुम्हारी लाइट ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं अपन? रे। ठीक है, इट इज द पाथ at which light energy travel। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से और एक एरो से। कोई दिक्कत नहीं आती? छापते रहोगे कैसे? हाँ, छापो फटाफट। बाहर में ना, ठीक है, करते भी रहोगे सिर्फ, चला के देखिए। ठीक, बीम क्या है तुम्हारा? ग्रुप ऑफ रेज या फिर बंडल ऑफ रेज ना, ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ रेज। अगर रेज तुम्हारी कैसी है? पैरेलल है सारी सारी, इक्वी डिस्टेंस पे। ये कैसी है? पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम ऑफ रेज। अगर तुम्हारी रेज ऐसे दूर जाके दिखे तो कैसी वेव है? डाइवर्जिंग रेज। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसमें लोड मत लेना। और अगर रेज पास आती दिखे तो ये कैसी है? कन्वर्जेंट रेज। ठीक, वो दिक्कत है। अब एक चीज देखते हैं, जैसे शैडो फॉर्मेशन। अच्छा, कोई भी इतना तो मालूम है, कोई भी चीज दिख रही है तो क्यों दिख रही है? जब किसी सोर्स से लाइट आ रही है आंखों में तो दिखती है। ठीक है, और बेसिकली कोई भी चीज दिखेगी ना तो या तो तुमको देखिए, जैसे मान लो मुझे ट्यूबलाइट दिख रही है, तो ट्यूबलाइट क्यों दिखे? एक एनर्जी का सोर्स है, तो इस सोर्स से डायरेक्ट आंखों में लाइट आती है तो वो दिखती है। ठीक है, वो बात खाली फिर वो आंख वाली चीज होगी। ठीक है, पर दीवार भी तो दिख रही है ना, तो दीवार कैसे दिख रही है? लाइट रे टकरा के आ रही है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो आंखों में आ रही है। तो इससे पहले एक चीज देखो, जो हमारे पास सोर्स है, दो टाइप के हो सकते हैं। एक सेल्फ ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। ठीक, सेल्फ ल्यूमिनस जैसे कोई भी
भी चीज जो सोर्स हो लाइट का, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, सन हो गया, ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, कैंडल हो गया, कुछ भी मान लो, और इसके अलावा और जितनी भी चीजें और अदर थिंग्स, ठीक है, ये तुम्हारी किस में आ जाएंगी? नॉन लिविंग में। ये क्यों दिखती है? क्योंकि सोर्स है, ये क्यों दिखती है? क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इस पे दोबारा बात करेंगे। इसके अलावा शैडो फॉर्मेशन। अब ऐसा देखो, जैसे मान लो कोई एक मेरे पास पॉइंट सोर्स है, ठीक है, इसके सामने मान लो कोई ऐसा राउंड ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल टाइप सा है, और इसके आगे एक स्क्रीन है, ठीक है। अब इस पे शैडो फॉर्म होगी। शैडो कहां फॉर्म होगी? जहां पे लाइट गिर नहीं पा रही मतलब होगी। तो सोचो, जहां से अगर एक पॉइंट से सोर्स से लाइट आ रही है तो चारों तरफ आएगी, तो कहां नहीं आ पाएगी? जहां चाहिए ऑब्स्टेकल है, जस्ट कैसे जाएगी? इसको टच करके जाएगी, आगे ना। अच्छा, कैसी शेप दिखेगी इसकी? अगर मान लो कोई बॉल है तो चारों तरफ से एक पेरिफेरी डालोगे, बाउंड्री रेस डालोगे, सर्कल ही दिखेगा ना शैडो में। ये क्या है तुम्हारे पास? शैडो जोन है, where there is no light rays, है ना, जहां कोई लाइट रे नहीं आ पा रही, क्या शैडो फॉर्मेशन। अच्छा, और ये जो रेज जो इसको टच करके जा रही है इस ऑब्जेक्ट को, ये क्या है तुम्हारी? बाउंड्री रेज, ठीक है, जो इसको जस्ट टच करके जा रही है। यहां पे कोई दिक्कत? ठीक है। तो एक चीज देखो, जैसे मान लेते हैं एक सरफेस है, फ्लोर है, जैसे मान लो, और फ्लोर पे क्या रखना है? बॉल रख रखी है। मान लेते हैं इस बॉल की रेडियस कितनी है? r है, ठीक है, ठीक है। चलो, यहां से ऊपर कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लो 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट सोर्स रखा है, तो इसकी वजह से नीचे शैडो फॉर्म होगी। कैसे दिखेगी? सर्कल में दिखेगी। तो सर्कल की रेडियस क्या होगी? ऐसे आएगी, टच करती हुई, जो टच करने के लिए मान के चलो टच करती, ठीक है। तो ये क्या होगी? उसकी रेडियस होगी, मान लेते हैं ये रेडियस कैसे निकालो, ट्राई करो। मैथमेटिकल ऐसा कुछ ना, जैसे मान लो देखो, जैसे सेंटर है तो जहां पे भी टच करके जा रही होगी ये रेडियस ही होगी ना, और एक टेंजेंट है तो ये कैसे होगी? नॉर्मल होगा, रेडियस 90 डिग्री पे होगी। अब मान लेते हैं कितने एंगल पर टच करके जा रही है? थीटा पे। तो इसके लिए क्या लिख सकते हो? अच्छा देखो, ये अगर 2r है, ये r है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? 3r। तो इसके लिए क्या निकाल सकते हो? तुम्हें परपेंडिकुलर पता है, ऑर्डर लिख दो तो sin थीटा निकाल सकते हो। तो इसके लिए अगर sin थीटा लिखते हो, sin थीटा कितना आएगा? r/3r, तो 1/3, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है ना, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये डिस्टेंस कितनी है? 2r 3r 4r ना। तो इसके लिए tan थीटा लिखते हैं अपन, तो tan थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है? 4r। अब tan थीटा कैसे निकालोगे? अगर मान लीजिए थीटा है तो कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, ये कितना आ जाएगा? 9 - 1 √8। तो tan थीटा कितना हुआ? 1/√8, ठीक है, 1/√8। तुम्हारा x कितना आ जाएगा? 4r/√8। √8 को क्या लिख सकते हो? 2√r। कितना बचा ऊपर? 2r/√2r, तो √2r बचा। तो इतना रेडियस हुआ। तो अगर तुमसे पूछे कि ये जो शैडो फॉर्म हो रही है इसका एरिया कितना होगा, तो पाई r स्क्वायर, मतलब बेसिकली पाई x स्क्वायर ना। तुम्हारे केस में क्या है? पाई x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। डिपेंड कर रहा है कितनी डिस्टेंस पे है उस पे, जितना दूर जाता जाएगा उतना शैडो छोटा होता जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत चीज देख लो। मान लो कि
मान लो इंसान है, मतलब जो भी है ये, ठीक है, 2 मीटर हाइट का है, ठीक है, इसके पीछे कोई लाइट सोर्स होगा, ठीक है, यहाँ से जब इस पर रेज गिरेगी तो शैडो फॉर्म होगी ना इसकी। तो क्या बोल रहा है कि जो शैडो फॉर्म हो रही है ये कितनी है, 1.5 मीटर की ग्राउंड पे हो रही है, और ये जो वॉल है इस पे हो रही है तुम्हारी कहां तक, मान लो 0.75 मीटर तक, कुछ ऐसे शैडो फॉर्म हो रही है, वो दिक्कत है। अब मान लो अगर ये वॉल ना होती तो शैडो कितनी लंबी दिखती, निकालो, ट्राई करो। देखो क्या करो, अब अगर वॉल रिमूव करोगे तो ये कहां तक जाएगी, ग्राउंड तक जाएगी ना, तो ग्राउंड पे कहां तक जा रही है, पूरी लेंथ पूछ रहा है अपन से, ठीक है। मान लेते हैं कितना है, x है, एंगल तो सेम ही रहेगा ना रहेगा, जो टेंजेंट रे आ रही है, ये बाउंड्री रे जो है, तो लिखाओ ना सीधा सीधा, क्या दिक्कत है इसमें, tan थीटा लिखाओ, tan थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कितना 2 अपॉन 1.5 प्लस x इज इक्वल्स टू कितना, 0.75 डिवाइडेड बाय x। सॉल्व करो, आएगा उसको कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू कितना है, 3/4 इनटू 3/2 प्लस x ना, कितना 3 प्लस 2x और बाय 2, तो 2 4 4 कितना 8 8 to 16, 16x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6x, ऐसे कुछ आएगा, सही लिखा है, कैसे क्या लिख दिया भगवान जाने, ठीक लिखा है ना, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इधर जाएगा तो कितना 10x इज इक्वल्स टू 9, तो x कितना आया 0.9, 10 लिखा है, ठीक है, 10x इक्वल्स टू 0.9, और लेंथ कितनी होगी 1.5 प्लस 0.9, कितना आएगा 2.4 मीटर की, सही लिखा, देख लेते कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो तो बताओ, सही है, ठीक है ना, बढ़े आगे। इवेंट क्या है, तो जैसे लाइट रे आ रही है, अभी छोटा मोटा बेसिक पढ़ा होगा कि लाइट रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी इंसिडेंट ऐसा हो जिसमें लाइट रे अपनी डायरेक्शन चेंज करे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई इवेंट हुआ है, ठीक है। whenever a light ray changes its path, we say an event occur, ठीक है, कोई ना कोई इवेंट हो, इवेंट बेसिकली आगे चल के क्या होगा, या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, ऑप्टिकल, और ये होगा कैसे, कुछ ऑप्टिकल एलिमेंट्स होंगे, जैसे क्या होगा, जैसे मान लो कोई प्लेन मिरर है, या फिर कोई स्फेरिकल मिरर है, या फिर तुम्हारा क्या हो सकता है, कोई ग्लास स्लैब हो सकती है, प्रिज्म हो सकता है, कोई लेंस हो सकता है ना, ये बेसिकली क्या सारे ऑप्टिकल एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये सब लिखोगे क्या क्या है, समझ में आता है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ग्लास स्लैब, प्रिज्म और लेंस, ठीक, देखो यहां तक कोई दिक्कत है, बड़ी आगे देखो, बाद में देखो, छोटी छोटी और समझो, जैसे ये जो रेंज है ना अपने पास, ये 2 टाइप की, एक तो इंसिडेंट रेज और एक क्या है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। अब इंसिडेंट रे क्या है, जब कोई भी ऑप्टिकल एलिमेंट्स है उस पे जो लाइट रे उसकी तरफ आ रही है ना, जो उसको अप्रोच कर रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, और उस ऑप्टिकल एलिमेंट से जो दूर रेज जा रही है, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, जो भी फिनोमेना, वो क्या है तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, ये क्या है, लिखो उसमें
when light rays या फिर rays which approach towards optical elements, ठीक है, और rays which goes away from optical element, ये क्या है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड, कोई दिक्कत है ना? ठीक, अभी देखिए नेक्स्ट टाइम दे दूंगा चाबी, यहाँ तक समझ में आया ना? क्या है इवेंट जहां पर भी कोई भी लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, उसके बाद क्या है ऑप्टिकल एलिमेंट्स है जिनकी वजह से डायरेक्शन चेंज करेगी, वो कैसे कैसे करेंगे आगे देखिए। रेस दो टाइप की, इंसिडेंट और अगर अप्रोच कर रही है तो इंसिडेंट रे है, वो अगर जा रही है दूर की तरफ तो क्या है रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस। ठीक, तो देखो आप बेसिकली जैसे कोई भी चीज डिफाइन करोगे तो किसी भी ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी कुछ ना कुछ इमेज बनेगी, तो ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे और इमेज किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे। राइटिंग गंदी है पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चल जाएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलो एक चीज देखो, मैं बात देखना, उसको लिखना मत अभी, जगह छोड़ना, कुछ और भी काम, ठीक। मान लेते हैं कुछ नाम देते हैं ए बी, ये कहाँ जाएगी सी, ठीक है। मान ले लेंस है और ये तुम्हारा एक मिरर है, पहले बताओ इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? कहाँ डायरेक्शन, एक बार यहाँ डायरेक्शन चेंज करा, उसके बाद दूसरी बार डायरेक्शन यहाँ चेंज किया, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं तुम्हारे पास? 2। अब इस लेंस के लिए ये कहाँ से बात हो रही है? इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ए बी की सी, ए जहां इसके लिए इंसिडेंट रे कौन सी है? ये वाली, और रिफ्रैक्टेड रेस ये वाली, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है? ए। इसके लिए ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यहां लिख देते हैं, मान ले एक लेंस है हमारे पास और एक मिरर, तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? ए। और इमेज क्या होगी इसके लिए? ऑब्जेक्ट क्या होगा और इमेज क्या होगी? इसके लिए इमेज क्या होगी? बी। जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो कहां जाके इंटरसेक्ट करेगी? बी पॉइंट पे ना, तो इसके लिए इमेज क्या है? ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? बी। इसके लिए इंसिडेंट रे कौन सी, कहां से आ रही है? बी से ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है? बी है। और इसके लिए इमेज क्या है? कहां से, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है कहां जाके इंटरसेक्ट करेगी? तो जरूरी नहीं कि इंसिडेंट बेसिकली क्या इंटरसेक्ट करे, रियलिटी में इंटरसेक्ट थोड़ी करे, लग रहा है ना कि कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसके लिए इमेज क्या है? इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, दोबारा पूछिए। ये जो ऑब्जेक्ट है और तुम्हारा इमेज है, ये रियल ऑब्जेक्ट कब कहलाएगा और वर्चुअल या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट कब कहलाएगा? जब ऑब्जेक्ट क्या है, जब इंसिडेंट रे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो अगर वो इंसिडेंट रे कैसी है, डाइवर्जिंग है, तो वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ऐसे सोच के देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उससे सोर्स निकल रही होगी ना लाइट, तो कैसी होगी? डाइवर्जिंग होगी। तो
व्हेन इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, ठीक है, स्पेलिंग गलत है मेरे साथ, बट ठीक है। तो कैसा है वो? रियल ऑब्जेक्ट है। और व्हेन इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, तो कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल या इमेजिनरी, जो भी लिखो, ठीक है, वर्चुअल है और इमेजिनरी, ठीक है। सिमिलरली इमेज रियल कब होगी? इमेज कैसे बनती है? जब रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट है, तो अगर वो कन्वर्जिंग है तो रियल होगी, और अगर डाइवर्जिंग है तो वर्चुअल होगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या है? व्हेन रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज आर converging, और when reflected या refracted rays are कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो सेम एग्जांपल के लिए बताओ कि जो ऑब्जेक्ट है लेंस के लिए, लेंस की बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट ए है, रियल है कि वर्चुअल है? रियल है, रियल ऑब्जेक्ट। और इमेज रियल है, कैसे कहते हैं? कन्वर्जिंग है ना, ठीक है, तो ये भी रियल है। मिरर की बात करो, मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है, मतलब रियल है, और इमेज वर्चुअल। ये रियल है और ये वर्चुअल है या इमेजिनरी, जो भी लिखो, ठीक है, वो दिक्कत है ना? इस सूट की आवाज आएगी, इसमें याद रखना, ठीक है। चलो कुछ भी ले लेते हैं, मान लो सर आपका चाय ठंडा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बना कैसे उसको मत जाना अभी, तू जैसे बना इसको ठीक है। ये ले लो ए, ये बी, सी डी, सही किया है? ठीक। तुम्हारे पास ये लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, और ये मिरर है, मिरर है, ठीक है ना? कितने इवेंट हो रहे हैं इसमें? 4 जैसे जितने भी ऑप्टिकल एलिमेंट्स होंगे उतने ही इवेंट्स भी होंगे, ठीक है। इवेंट्स कितने हैं तुम्हारे पास? 4। और मान लेते हैं लेंस L1, L2, L3 और ये मिरर, ठीक है। तो लेंस सबके लिए ऑब्जेक्ट कैसा होगा और इमेज कैसी होगी, ठीक है। अच्छा क्या क्या होगा? लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? अच्छा ये चीज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है अभी ठीक। अब बोलो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? रियल है कि वर्चुअल? रियल है। ऑब्जेक्ट है ए और कैसा है? रियल है। और इसके लिए इमेज कौन सी है? कहां जाके इंटरसेक्ट कर रही है? सी पे। ये जाके इंटरसेक्ट करना चाह रही है सी पे, ठीक है। तो इमेज क्या है? सी। कैसी? रियल है कि वर्चुअल? वर्चुअल। हां फिर रियल ही है ना। ये इनको देखो, ये कहां आगे जाके कहां जा रही है उससे मतलब नहीं मुझको। ये जो जा रही है तो कन्वर्ज कर रही है ना एक पॉइंट पे आगे, तो रियल ही है। लेंस सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? बहुत मारूंगा इस पे देखो, इस पे इंसिडेंट रे कहां है? इसके लिए इंसिडेंट रे कौन है? ये वाली ना। ये कहां जाके इंटरसेक्ट कर रही है?
ये कैसा है? ऑब्जेक्ट है सी, और ये रियल है वर्चुअल? कन्वर्ट कर रही है ना? कौन सा है? सी है और कैसा है? वर्चुअल। और इसके लिए इमेज क्या होगी? रिफ्रैक्टेड रेज है, कहां जाके इंटरसेक्ट कर रही है? ये बी क्या है इसके लिए? इमेज है। कैसा है? ये भी वर्चुअल है ना, डाइवर्ज कर रहा है। लेंस थर्ड पे आप इसके लिए इंसिडेंट रे कहां से इंटरसेक्ट कर रही थी? रियल है कि वर्चुअल? रियल। कहां जाके इंटरसेक्ट कर रही है रिफ्रैक्टेड रेज? ई पर। रियल कि वर्चुअल? रियल। कोई दिक्कत है क्या? अब वहां आ गया हमारा मिरर आ गया ना। मिरर के लिए इंसिडेंट रे कैसी है? ऑब्जेक्ट कौन है इसके लिए? वर्चुअल है। कौन है? ऑब्जेक्ट वर्चुअल। ई है। कैसा है? रियल कि वर्चुअल? वर्चुअल। और इमेज क्या है इसकी? रियल। डी कैसी है? रियल। कोई दिक्कत है क्या इसमें? सिस्टम क्लियर है? चलो कहां से लिखना है? यहां से लिखना है। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो रे डायग्राम बनाया अपन ने, इसमें ऑब्जर्वर कौन है? ये जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट, ये इमेज बताइए तो हमने अपने पर्सपेक्टिव से दिखाई कौन किसको कैसे दिख रहा है, कहां दिखना चाहिए, कहां इमेज बननी चाहिए। बट ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर हम नहीं है जो डायग्राम बना रहे हैं, हमें तो सब दिख रहा है। तो ये जो रे डायग्राम बना रहा है वो ऑब्जर्वर नहीं है, ऑब्जर्वर खुद रे डायग्राम में ही होगा अगर होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर कोई पॉइंट है ए, रेस कुछ ऐसे जाएंगी। ठीक, अगर मान लो कि कोई ऑब्जर्व, भगवान ने ऐसी बनती ना आंख ये आई है, ठीक है, मान के चलो अगर नहीं होता तो और मान लो एक ऑब्जर्वर, ये मान लो ऑब्जर्वर 1 है और ये एक जो भी है ये, ठीक है, फाइल एचपी लगा रहे हैं, ये ऑब्जर्वर सही है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखेगा? हमें तो दोनों दिख रहे हैं, पर हम ऑब्जर्वर खुद रे डायग्राम में ही होगा, तो ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखेगा? ए दिखेगा कि बी दिखेगा? बी। ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ ए दिखेगा, क्योंकि इसके पास आंखों में जो लाइट आ रही है वो कहां से आएगी? ये थोड़ी आएगी इसकी आंखों में। और बी को क्या दिखेगा? अरे इसको कुछ नहीं दिखेगा। अरे शीशे के पीछे क्या दिखता है? शीशे के पीछे कुछ नहीं दिखेगा ना। कोई दिक्कत? तो एक नोट डालो, लिखो जो मैं बोल रहा हूं। नोट डाल के लिखना, ऑब्जर्वर इज नॉट मेकिंग अ रे डायग्राम। ऑब्जर्वर इज नॉट मेकिंग अ रे डायग्राम observer is in the diagram itself. Observer is in the ray diagram itself. लिख लिया? सही दिखाया है? ठीक है, एक चीज और देखो, ये लिख लो जब तक। मान लो कुछ ऐसा रे डायग्राम है, इधर देखने को जरा, मान लो कुछ ऐसा रे डायग्राम है, ठीक है, रेस जा रही है, उसको डाइवर्ज हो रही है और ज्यादा। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर यहां है तो इसको क्या दिखेगा? इस ऑब्जर्वर को ए दिखेगा कि बी दिखेगा? बी दिखेगा। बी दिखेगा, क्योंकि इसकी आंखों में जो रेस आ रही है वो कहां से आ रही है? बी से। ठीक है, तो इसको मान लो ऑब्जर्वर, और अगर एक ऑब्जर्वर में यहां बिठा दूं इस लेंस से
पहले ऑब्जर्वर बना लो, छोटा सा ऑब्जर्वर, इसको क्या दिखेगा? ए दिखेगा। बी ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखेगा? ए दिखेगा। और ऑब्जर्वर 2 को क्या दिखेगा? बी दिखेगा। छाप लो। ऑटो को लगेगा लाइट बी से आ रहा है। हमको क्या दिखता है? जो आंख में रेज आई वही दिखेगी ना। तो इसकी आंख में कौन सी रेज आ रही है? ये वाली। और ये कहां से आती दिखेगी? अब हमारी एक ही रेज नहीं है, इनफाइनाइट रेज है, ठीक है। खाली दिखाने के लिए हम एक या दो रे बना रहे हैं, ठीक है। वैसे तो बिल्कुल पूरा बॉडी भर जाएगा अगर ऐसे रेज बना दूंगा, कुछ नहीं दिखेगा। छाप लिया? बढ़िया, आगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। बढ़ाओ ना। मोहतरमा छाप लिया? ठीक। स्पेकुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देख, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या है? मान लो कि कोई बहुत ही प्लेन सरफेस है। कैसी सरफेस है? प्लेन सरफेस, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसिडेंट रे आई इस पे और टकराई तो कैसी जाएगी? स्मूथ जाएगी ऐसे। और अगर रे आएगी तो वो भी ऐसे चली जाएगी, है कि ना? तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बेसिकली कैसा रिफ्लेक्शन है? ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है। स्पेकुलर, ठीक। कहां पे होता है? जब बहुत स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस, प्लेन और स्मूथ सरफेस, जैसे तुम्हारे मिरर में दिखता है ना तुमको रिफ्लेक्शन, तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से तुम्हें पीछे इमेज दिखती है मिरर पर। सोच के देखो, अगर कोई ऐसी सरफेस है, कोई ऐसे रफ सरफेस है, ठीक है। तो सोच के देखो, अगर कोई लाइट रे आई, तो मान ली एक लाइट रे आई ऐसे की, अब बीम ऑफ रेज आएंगी, तो मान ली एक ऐसे की, अगर जो दूसरी आई वो टकरा के यहां गई, और कोई तीसरी है वो टकरा के यहां चली, कहीं भी जा सकती है, क्योंकि रफ सरफेस से टकरा के कहीं भी जा सकती है ना। तो सोच के देखो, अगर मान ली कोई लाइट रे गिर रही है, जैसे मान ली वॉल पे गिर रही है या कहीं भी गिर रही है, तो वो कहीं भी जा रही है ना, तो तुमको क्या लगेगा? ये तुम्हारी जो आंखों में रेज आएंगी वो तुमको कैसी लगेगी? कि इसी पर्टिकुलर सोर्स से आ रही, इसी सरफेस से आ रही, तो तुम्हें इसे सोर्स की तरह दिखता है। शुरुआत में बोला था ना सोर्स, कौन सी चीजें दिखती है? जहां से खुद लाइट आती है, ल्यूमिनस वाला। पर ये जो नॉन ल्यूमिनस है ये क्यों दिखता है? क्योंकि जब लाइट रे इससे टकरा रही है तो वो हर जगह फैल रही है, तो मुझको क्या लग रहा है कि इसमें से निकल रही है, तो मुझे इसलिए दिख रहा है, इसमें इसलिए शक्ल नहीं दिखती, ठीक है। ये कैसा है? जैसे चांद दिखता है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। हाँ, जैसे भाई सन क्यों दिखता है? सन नहीं, चांद। सन क्यों दिखता है? हाँ, चांद दिखता है। सन क्यों दिखता है? क्योंकि सोर्स है। बट मून कोई सोर्स है क्या? वो चांद तो थोड़ी, तो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए हमें दिख रहा है, ठीक है। वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जितनी भी चीजें हमें ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो सारी सब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है। ठीक है, कि रुक जाओ, ये देख लो, फिर एक साथ लिखते रहना, ठीक। बीच में तो हम जितना भी रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं आगे चल के पूरे चैप्टर में, वो कैसा है? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। बोला नहीं जाएगा बट वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक।
चीज देखो, फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल क्या है? ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी लाइट रे ट्रेवल कर रही है तो वो हमेशा उस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी जिस डायरेक्शन में उसको शॉर्टेस्ट टाइम लगे, सबसे मिनिमम टाइम लगे। अब ऐसे तो है नहीं कि लाइट रे आ रही है तो घूम के आएगी, सीधी आएगी ना। तो यही इसका प्रिंसिपल। तो इसमें एक चीज लिखना, अच्छा वो लिख लिया क्या? वो लिख लिया ना, ठीक है। तो ये नोट डालो, लिखो फर्मेट प्रिंसिपल। इसमें लिखो व्हेन लाइट रे travels from point A to point B, when light ray travels from point A to point B, then ray always travels along a path where time taken is minimum. लिखा के रिपीट करूं? एक बार रिपीट करूं? क्या हो गया? दिक्कत है? ठीक है। तो अब देखो, अब मान लेते हैं कि कोई प्लेन सरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी, और इन दोनों पॉइंट के बीच में मान लो लेंथ क्या है? एल लेंथ मान लो, ठीक है। और लाइट रे को ए से, अच्छा ये पॉइंट मान लेते हैं कहाँ है? h1 हाइट पे है, और ये मान लेते हैं कहाँ पर है? h2 हाइट पे। सोच के देखो, इधर देखो, अगर इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, डायरेक्ट तो जाएगा ही जाएगा, बट अगर रिफ्लेक्ट होके जाना है तो कहीं से भी जा सकता है। ये ऐसे टकरा के भी जा सकता है, ये ऐसे टकरा के भी जा सकता है। तो इसमें से कौन सा पाथ चूज करेगा? जो शॉर्टेस्ट टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा पाथ ले रहा है, ठीक है। ये एंगल कितना है? अल्फा। ये एंगल मान लेते हैं कि ये बीटा, ठीक है। मान लेते कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें मालूम नहीं c, ठीक है। मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट, अभी के लिए मान लेते हैं v से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो यहां से इस लाइन, इसकी लेंथ निकाल सकते हो। अगर मैं मान लूं ये जो पॉइंट है यहां से x डिस्टेंस दूर है, तो ये कितना हो गया? l माइनस x। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और ये कितनी हो जाएगी? अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर। इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, इसमें टोटल टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस मतलब अंडर रूट h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय v, प्लस इस पाथ के लिए कितना टाइम लगेगा? अंडर रूट h स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर बाय v। इतना टाइम लगेगा। अगर शॉर्टेस्ट टाइम है या फिर मिनिमम टाइम है तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। फॉर मिनिमम टाइम dt by dx क्या ले अपन? जीरो ले लेते हैं, ठीक। दिख रहा है ना? ठीक। अच्छा इसको डिफरेंशिएट करोगे, इधर करते हैं dt by dx। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? रूट x का 1/2 रूट x, तो 1/b लेते हैं, अंडर रूट 2 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x, सही लिखा है, प्लस 1/b रूट का कितना हो जाएगा? 1/2 रूट x, 2 रूट कितना आ जाएगा? अंडर रूट h स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसका करोगे तो कितना आएगा? 2 टाइम्स l माइनस x, चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो अंदर वाले करोगे तो 2l माइनस x और x का माइनस x का माइनस 1, ये किसके बराबर? सही लिखा है। तो इसको इधर उधर लेके जाओ जरा, इसको राइट साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? 2 से 2 गया, और भी ये तो कट जा रहा है ना, फिर भी लिख देता हूं समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्या बन गया? x बाय अंडर रूट h स्क्वायर प्लस
x स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड निकालूंगा तो l माइनस x चेक करने में जरूरत पड़ेगी बस x स्क्वायर प्लस l माइनस x का सही लिखा है कुछ मिस तो नहीं किया ठीक तो बेसिकली x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos अल्फा और ये क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन cos बीटा इससे क्या सजेस्ट होगा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो ये हमेशा कौन सा पाथ में जाएगा सेम एंगल में जहां से कन्वर्ट करें कोई दिक्कत है क्या ये फॉर्मेट प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन तुमने कहां तक लिखा है लिख लिया ना यहां तक लिख दिया ये पहले लिख लो फिर मैं कुछ और लिखूंगा ठीक ठीक यहां तक क्लियर है अब सोच के देखो जैसे मान लो एक तरफ ले लें इसको अगर मान लो कि प्लेन सरफेस है रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये सरफेस का क्या होगा नॉर्मल होगा ठीक तो यहां से जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी होगा ठीक है अच्छा ये क्या है तुम्हारा इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे ये क्या है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे और इस सरफेस की ये परपेंडिकुलर जा रही है क्या तुम्हारा नॉर्मल तो सोच के देखो अब जैसे मान लो ये सरफेस है मुझे इस पॉइंट से उस पॉइंट पहुंचना है तो मैं पूरी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो मैं वहां जाके यूं थोड़ी जाऊंगा सीधे जाऊंगा ना तो सोच के देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन वाली चीज है इधर उधर कहीं भी तो नहीं टकराएगी अगर उधर जाना है तो उधर जाएगी सीधे तो ये तीनों एक ही प्लेन में आएंगी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal are in same plane. All lies in same plane. बहुत शरारती बच्चा है ठीक है ये बीच में बोलता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन कोई दिक्कत ठीक अच्छा तो एक चलो इसको अलग रखते हैं और दूसरी चीज क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमने कहा कि अल्फा और बीटा प्रूव किया था अगर ये भी सेम है तो ये भी सेम ही होगा है ना दूसरा क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ Reflection. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना बेसिकली I इज इक्वल्स टू R ठीक लिख लेना इसमें I क्या है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और R क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये किससे मेजर किया जा रहा है नॉर्मल से मेजर किया जा रहा है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं तीनों सेम प्लेन में रहेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा तो मैं कोई बात बता दूं अगर तीनों सेम प्लेन में तो अगर मैं कोई भी दो वेक्टर ले लूं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही आएगा और उस क्रॉस प्रोडक्ट का अगर किसी भी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो वो क्या आएगा हमेशा जीरो ही आएगा परपेंडिकुलर रहेगा तो इसको मैं ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूं नॉट डाल के ये बेसिकली जो फर्स्ट लॉ है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर इंसिडेंट रे अभी इंसिडेंट रे मान लो जैसे I वेक्टर है ठीक है इंसिडेंट रे क्रॉस R वेक्टर डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू 0 आएगा किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट करो I वेक्टर क्रॉस N वेक्टर डॉट R वेक्टर ये भी 0 आना चाहिए और तुम्हारा क्या है तीसरा R वेक्टर क्रॉस N वेक्टर डॉट I वेक्टर ये भी 0 आना चाहिए इसमें कोई दिक्कत ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं ठीक है छाप दो इसको हो गया नहीं होगा ठीक
एक चीज देखना कि जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेस। जैसे कि मान लो कहीं पे भी वैलिड है, कैसा भी सरफेस, ठीक है। अगर मान लो अब कोई भी सरफेस होगा तो कुछ ना कुछ तो इसका टेंजेंट और नॉर्मल होगा। तो अगर इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंट करता है, इंसिडेंट करती है रे, तो सेम एंगल पर ही रिफ्लेक्ट भी करेगी, है ना, कहीं पे भी हो जाए। अगर ऐसे होगा तो सेम ही जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ तक ठीक है, चलो लिख लेना बाद में। वेक्टर फॉर्म ऑफ चलो वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अगर मान लो सरफेस का ये क्या है तुम्हारा नॉर्मल, मान लो इसको ले सकते हैं एन क्या, यूनिट वेक्टर लिखा है। अच्छा देखो लाइट का कोई मैग्नीट्यूड तो है नहीं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, यूनिट वेक्टर से ना, ठीक। तो मान लो कुछ तो मान लो सीधी रे जा रही है, ये जितना एंगल है वो यही उतना ही एंगल है, ठीक है। आई लिखो चाहे आर लिखो, सेम बात। तो मान लो इस तरफ जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इसको क्या लिख रहा हूं, ई आई, ठीक है। तो ये क्या है, ई आर, ठीक। ई आई क्या है तुम्हारे पास, यूनिट वेक्टर अलोंग इज इंसिडेंट रे, और ई आर क्या है तुम्हारे पास, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो मान लो मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैं क्या करूं, इस ई आई वेक्टर की कंपोनेंट ले सकता हूं, ठीक है। अभी के लिए मान लो अगर ये एन वेक्टर है, तो अभी के लिए इसको कुछ वेक्टर यूनिट वेक्टर दे सकता हूं, टी कैप ले लेते हैं अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इस ई आई को मैं क्या लिख सकता हूं, ई आई वेक्टर बेसिकली वन कॉस आई, नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, ये वन कॉस आई माइनस एन कैप और वन साइन आई टी कैप प्लस वन साइन आई टी कैप, ठीक है। इस रिफ्रैक्टेड रे को क्या लिख सकते हो, ई आर को वन कॉस आई एन कैप प्लस एन कैप, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, वन साइन आई टी के, अरे प्लस में आएगा ना, हाँ क्या कोई दिक्कत है इसमें, ठीक। अगर दोनों को माइनस करूं मैं, ई आर वेक्टर माइनस वेक्टर नहीं, ई आर कैप माइनस ई आई कैप, तो क्या आया बचेगा तुम्हारे पास, इसमें से इसको माइनस करो तो ये तो कट जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 times cos I cap, 2 times cos I cap I 2 times cos I into n cap, कोई दिक्कत। अभी cos I को क्या लिख सकते हो, इसके लिए ऐसे सोचो, तो इसी में देखो दिख रहा है। अच्छा ये ई आई वेक्टर इंसिडेंट रे वेक्टर और नॉर्मल में कितना एंगल है, नॉर्मल वेक्टर और ई आई वेक्टर में कितना एंगल है, दोबारा देखो सोचो, एंगल कैसे निकालोगे दो वेक्टर के बीच में, आई के पाई माइनस आई, पाई माइनस आई ना, तो मैं अरे कैसे एंगल निकालोगे, जब यह हेड टू हेड कनेक्ट हो या टेल टू टेल कनेक्ट हो तब ना, तो अभी हेड टू टेल कनेक्ट है क्या, सो आगे एक्सटेंड करोगे ना, दोनों के बीच में एंगल कितना बचा, पाई माइनस, ठीक, उसको अलग लिखते हैं। अगर तुम्हारा ये एन कैप है और ये ई आई कैप है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बचा, पाई माइनस आई। इसके लिए क्या लिखो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या है, ई आई कैप डॉट एन कैप
कितना आ जाएगा ए बी cos थीटा, ए बी कितना है 1 1 ही है, 1.1 डॉट cos पाई माइनस आई माइनस cos है cos चलो ठीक है cos पाई माइनस आई बेसिकली कितना माइनस cos आई, ठीक है। तो ये cos आई को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस ई आई वेक्टर कैप डॉट एन कैप, समझ में आ रहा है कुछ के ऊपर से जा रहा है 2 cos की वैल्यू पुट करो कितना जाएगा माइनस ई आई कैप डॉट एन कैप एन वेक्टर, सही है। तो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना है ई आई कैप माइनस 2 ई आई कैप डॉट एन कैप एन कैप, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत है क्या? पर एक बात समझो, कहाँ गया है सोच के देखो, जैसे अगर ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, जैसे तुमने इसको दो वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो ये अगर इसके दो कंपोनेंट है, एक तो अलोंग द प्लेन अलोंग द मिरर और एक परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो ये अलोंग द मिरर वाले कंपोनेंट में कोई चेंज आया? ये किस कंपोनेंट में चेंज करेगा सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वाले में, और करेगा क्या अपोजिट कर देगा माइनस टाइम्स, हाँ के ना। तो अगर मैं एक जनरल बात बताऊं, जैसे मान लीजिए एक तुम्हारे पास एक मिरर है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है एक्स और वाई, तो ये जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा जे कैप होगा। तो मान लो इसमें कोई एक वेक्टर आता है ई आई, ठीक है, वेक्टर ही मान लो, कैप की फॉर्म में नहीं लिख रहा, चलो फर्क नहीं पड़ेगा, आई वेक्टर आई वेक्टर मान लेते हैं, कुछ भी अगर नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो मान लो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप इसी प्लेन में है, अगर इसे रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या 2 आई में कोई चेंज आएगा? अगर मेरी बात ध्यान से समझो, अगर कोई प्लेन मिरर है, अगर रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट रे के किस कंपोनेंट पे फर्क पड़ता है? परपेंडिकुलर वाले पे कि अलोंग द प्लेन वाले पे? अगर जे कैप है तो क्या आई कैप में कोई चेंज आएगा? जे कैप क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसको डायरेक्ट भी ले सकता है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, कोई दिक्कत है क्या? अगर सोच के देखो, बेसिकली अगर मान लो मैं बोलता हूं कि ये कॉर्नर लो किसी भी वॉल का, या 3D में लो, इस चीज को 3D में लो, x y और एक z, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कोई भी इंसिडेंट रहे, वो इस प्लेन से टकराई पहले, उसके बाद इस प्लेन से टकराई, उसके बाद इस प्लेन से टकराई, तो वो कहां जाएगी? 3 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं सक्सेसिवली तीनों प्लेन पर, किसी भी प्लेन पे पहले करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब 3 रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जाएगी, वो रे की वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो। अब इधर ये जो zx प्लेन है, इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा नॉर्मल, वो किस डायरेक्शन में होगा? जे में। तो जब अगर मान ले रे इससे टकराई तो जे कंपोनेंट को अपोजिट कर देगी। अब वो जो भी रे है जब इससे टकराई तो किसको कंपोनेंट करेगी? z वाले को अपोजिट करेगी, और जब इसके बाद इससे टकराएगी तो x वाले को। तो सोच के देखो, जो भी इंसिडेंट रे था मेरे पास वो सारा अपोजिट हो गया ना, एक बार x एक बार y एक बार अपोजिट डायरेक्शन में नहीं निकल आएगा, समझ रहा है ना? बेसिकली उसी प्लेन पे आ जाएगा, उसी डायरेक्शन में, बस अपोजिट डायरेक्शन। ये छाप दिख रहा है? अरे पल्ले पड़ा ना, ठीक, तो दिक्कत है तो पूछ, ठीक है ना? इधर लिख लिया, क्वेश्चन लिखो, a vector in the direction of incident ray, a vector in the direction of incident ray is given as 2 I cap minus j cap plus 3 k cap।
2 i cap minus j cap plus 3 k cap and vector in the direction of normal is given as I cap plus j cap plus k cap. Find out the unit vector in the direction of reflected ray. Find out the unit vector in the direction of reflected ray. याद रखना जो इक्वेशन है उसमें यूनिट वेक्टर लिखे हैं सब सारी चीजें, ठीक है। तो पहले ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, फिर वो इक्वेशन लगाना, तब रिफ्लेक्टेड रे कितना आता है, कितना e I cap minus 2 e I cap dot n cap into n cap, है ना। इसको कन्वर्ट करो, चलो अपना अपना सॉल्व कर देख लेना, बाद में चेक कर लेना, ठीक है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ मत देखो, ये कितना आ जाएगा 2 I cap minus j cap plus 211 ना, 14 कितना 14 आया, ठीक है 14 मोड, क्या दिक्कत है, 9 4 ठीक है 13 14। और इसका अगर n कैप लिखोगे तो कितना आ जाएगा I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट 3। अब करो इसका डॉट प्रोडक्ट, कितना आएगा, e r कैप इज इक्वल्स टू 2 I कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप डिवाइडेड बाय रूट 14 माइनस 2, इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट कितना बचा ये 42, ठीक है, इनटू n कैप कहाँ है I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाय रूट 3, सही। ये कितना बचा तुम्हारे पास 5 4 बचा, ठीक है, रूट 3 को ले सकते हो तो कितना 3 4/3, बेसिकली कितना 8/3, पहले पढ़ रहा क्या बोल रहा हूँ, अपना करके देख लो, तुम्हारा सब सही आना चाहिए, ठीक। 2 I कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप डिवाइडेड बाय रूट 14 माइनस कितना बचा था ये 8/3 रूट 14 I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, सही लिखा हूँ, गलती तो नहीं, सही, ठीक। उसको सॉल्व करो तो कितना आता है, इसको सॉल्व कर दे, हो जाएगा ये, सिंपल है ना। तो कुछ भी दे उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करो, आगे लो। और अगर सिंपल अगर तुमको n कैप मिल रहा है I कैप j कैप k कैप तो लिखने की जरूरत नहीं, सीधा वो वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अपोजिट कर दिया करो, ठीक है। हालांकि वेरीफाई करके देख सकते हो, कोई भी एक वेक्टर लो और उसका j कैप ले लो, j कैप k कैप कोई भी एक नॉर्मल n कैप ले लो, वेरीफाई करके देख लो तो आंसर वही आना चाहिए। rotation of incident ray, जैसे अगर कोई मिरर है, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा n कैप हो गया नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये तो जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ठीक। तो अगर मान लो इंसिडेंट रे को ये I है, ये R है, ठीक। तो अगर इंसिडेंट रे को रोटेट करता हूं, मान लो थीटा डिग्री से, मान लो अभी यहां था, अब ये यहां पे करते, कितने से रोटेट किया थीटा से, ठीक है। तो थीटा से रोटेट किया तो अभी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा I माइनस थीटा, तो यहां से भी रिफ्लेक्टेड रे कितना बनाना चाहिए I माइनस थीटा, ये क्या है तुम्हारा R
न्यू रिफ्लेक्टेड रे, हाँ कि ना? तो जब तुमने इंसिडेंट रे को थीटा से मोड़ा तो ये कितने से मुड़ा? थीटा से ना? ये आई से आई माइनस थीटा, तो ये भी कितने से ट्रेवल किया? थीटा से ना, हाँ कि ना? तो इसके लिए बोल सकता हूं कि अगर मैं इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट कर रहा हूं तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगी? थीटा से, बट अपोजिट डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में करे? क्लॉकवाइज ना? तो ये कहां हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इफ एंगुलर स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे इज ओमेगा, then angular speed of refracted ray is also omega but in opposite direction. वो दिक्कत? ठीक, लिख लेना अभी आगे देखो। रोटेशन ऑफ मिरर, फिर मान लो ये तुम्हारा आई है, ये भी आई है, ये क्या है? इंसिडेंट रे, और ये तुम्हारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? अगर मिरर को इस बार किसी थीटा एंगल से ऐसे डायरेक्शन में दे, थीटा एंगल से रोटेट करते हो तो नॉर्मल भी रोटेट होगा, इंसिडेंट रे फिक्स रहेगी इस बार, ठीक है? नॉर्मल कितने से रोटेट होगा? थीटा से। ये भी कितने से रोटेट हुआ? कोई दिक्कत है क्या? अब ये जो नया नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल बना रहा? आई प्लस थीटा, ठीक है? देखिए तो कर लेते हैं, ये कितना है तुम्हारा? आई प्लस थीटा। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी तो वो भी कितना एंगल बनाएगी? आई प्लस थीटा बनाना चाहिए तुम्हारी नई रिफ्रैक्टेड रे, आर न्यू, ये इसके साथ कितना एंगल बनाना चाहिए? आई प्लस थीटा। कोई दिक्कत है क्या? पुरानी रिफ्रैक्टेड रे कहां थी? ये थी, और अब क्या है? तो बेसिकली तुम्हें कौन सा एंगल निकालना है? ये ना, ये कितना मुड़ा, तो कैसे निकालोगे? अगर ये कितना है तुम्हारे पास? आई ना, ये आई प्लस थीटा, तुम्हारा वो कहां गया? रिफ्रैक्टेड रे। ये कितना है टोटल? आई है, ग्रीन वाला देखो, और कितना? आई ना, आई में से थीटा माइनस करोगे तो ये कितना आया? आई माइनस थीटा। इस नॉर्मल से कितने एंगल पे है? आई माइनस थीटा। इसी नॉर्मल से ये कितने एंगल पे है? आई प्लस थीटा। तो इन दोनों का एंगल डिफरेंस कितना है? एंगल कितना आ जाएगा? आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 2 थीटा, ठीक है? इसका मतलब अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करोगे तो सेम ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगी? तो अगर मैं बोल रहा हूं एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिरर is omega, then angular speed of refracted ray is 2 omega in the same direction. कोई दिक्कत? ठीक, लिख लो इसको। एक क्वेश्चन लिखो, लिखना कि if mirror is rotated by, if mirror is rotated by 15 degree, 15 एक 5, if mirror is rotated by 15 degree in clockwise direction, then at what angle incident ray should be rotated, such that reflected ray will not deflect, मतलब जिस डायरेक्शन में पहले थी उसी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इंसिडेंट रे को कितना घुमाना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा? बोलो ऐसे बोलो। हाँ, 30 अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अगर 15 डिग्री अगर मिरर को घुमाया किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमी? 30 डिग्री घूमी। तो अगर इसको वापस अपनी पोजीशन में लाना है
इस तरफ, तो तुम किस तरफ घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज ना, इसको भी क्लॉकवाइज में घुमाना पड़ेगा। इसको क्लॉकवाइज जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना, कितना 30 डिग्री, तो आंसर कितना 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई दिक्कत? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? बेसिकली अगर तुम्हारी कोई इंसिडेंट रे है, इनिशियल रे है बेसिकली, ठीक है। अब सोचो, देखो एक सिस्टम में कई सारे इवेंट हो सकते हैं, मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं ना, अलग अलग बात। तो जो इनिशियल रे है तुम्हारे पास, इनिशियल रे, और मान लो जो तुम्हारी फाइनल रे है, फाइनल रे, उसके बीच में एंगल कितना है? तो सोच के देखो, बीच में कुछ भी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं। इनिशियल ऐसे जाती थी, अब फाइनल तो कितने से मुड़ गई? थीटा से, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रे, एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रे। कैसे डिनोट करते हैं इसको? डेल्टा से, ठीक है। इस केस के लिए क्या लिखोगे? डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन थीटा, बट ये बताना पड़ेगा ना थीटा किस डायरेक्शन में, थीटा किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में। तो थीटा या तो मैं क्लॉकवाइज लिखूं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कैसे घूमी, 2 पाई माइनस थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 2 पाई माइनस थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, कोई लेना देना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर दोनों तरीके से हो सकते हैं, तुमको जिस तरीके से देना उस तरीके से। तो मान लो एक क्वेश्चन है, दो मिरर है, इसको मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं, अभी पीछे वाला लिखा नहीं ना, हाँ ठीक है। तो कोई देखो लिख लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा तो भी बहुत बढ़िया, ठीक है। मान लो दो मिरर ऐसे, कोई रे आई जो कि पैरेलल है M2 मिरर की, ठीक है। इससे रिफ्लेक्ट करी, फिर इससे रिफ्लेक्ट करी, ठीक है, फिर दोबारा जाएगी। तो बोल रहा है कि जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो किसके डायरेक्शन में है? वो किसके पैरेलल है? M1 की। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? ठीक है। क्या पूछ रहा है कि इफ light ray is incident parallel to M2 and leaves parallel to M1 after two successive reflections, then find angle theta between mirrors। कोई दिक्कत है? करो, पुराना उतारा था ना, ठीक, नहीं लिखा है तो जगह छोड़ लीजिए। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो इंसिडेंट रे है वो किसके पैरेलल है? पैरेलल टू M2। तो मान लो कुछ ऐसा आ रहा होगा, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पे आ रहा होगा। अच्छा थीटा एंगल पे आ रहा होगा तो थीटा एंगल पे ही जाएगा, आगे ना, ये एंगल तो ये भी एंगल कितना है ना। उसके बाद बोल रहा है जब इससे रिफ्लेक्शन हुआ तो कैसे जा रहा है? पैरेलल टू M1, कुछ ऐसे जा रहा है, थोड़ा डायग्राम गलत बनाया ना, नॉर्मल कुछ ऐसे होगा तो ऐसे जा रहा है। तो मान ले पैरेलल टू M1 जा रहा है तो ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा पैरेलल है ना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। तो अगर ये ट्रायंगल बना तो 3 थीटा किसके बराबर आना चाहिए? 180। तो थीटा कितना आ गया? 6 डिग्री। ठीक है, बेसिकली तभी पॉसिबल है। कोई दिक्कत? छाप लो, छापना के जल्दी बनाओ उसको।
आगे बढ़ो। लिखिए, बढ़ो आगे। देखो तो आगे एक चीज बाद में लिख लेना, नहीं लिखा। मान लो कोई दो मिरर है, ठीक है, कैसे भी पता नहीं, गिवन नहीं है। मान लो इंसिडेंट हुई इस पे, पहले से टकराई, फिर इससे टकराई, फिर वापस जाएगी, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा इस इंसिडेंट रे का? फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। कितने रिफ्लेक्शन होंगे? 2 ना, आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। किसी भी इंसिडेंट रे पे गिरे, मतलब किसी भी एंगल पे गिरे, उसको तो मुझे लेना देना नहीं। तब बताओ कितने को होगा? करो बेटा, करो तो। देखो अगर नहीं आया तो, अब अगर वो इंसिडेंट एंगल तो गिवन नहीं है, अरे नहीं आया तो करते, अगर गिवन नहीं है तो मान लो कुछ भी आई मान लो, आगे ना आई पे आया है तो आई पे ही जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये कितना आई, तो ये 90 माइनस आई, तो ये कितना 90 माइनस आई। अगर इतने पे इंसिडेंस होगा तो इंसिडेंट होगा तो इतने पे ही रिफ्लेक्ट होगा, 90 माइनस आई, कोई दिक्कत है क्या? तो जो टोटल सोच के देखो, इस यहां पर रिफ्लेक्शन कितना हुआ? डेल्टा 1 पहले रिफ्लेक्शन, पाई माइनस 2i किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। पाई माइनस 2i क्या, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते रहो। फिर जब यहां पे डिफ्लेक्शन हुआ तो कितना हुआ? पाई माइनस 2, 90 माइनस आई, डेल्टा 2 कितना आ जाएगा? पाई माइनस 2 कितना है? 90 माइनस कितना है? बेसिकली कितना है? 180 ना, पाई हो गया ये, तो माइनस कितना बचा? 2i ना। पहले डिफ्लेक्ट हुआ इतना, फिर डिफ्लेक्ट हुआ, सेम ही डायरेक्शन में हुआ, तो ऐड हो जाएगा डिफ्लेक्शन। तो टोटल डिफ्लेक्शन बेसिकली कितना हुआ? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कितना आ जाएगा? पाई माइनस 2i प्लस 2i कितना आया? पाई। 180 डिग्री से रोटेट होगी डायरेक्शन में, तो किसी भी डायरेक्शन में हो तो सेम ही बात है, क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी-क्लॉकवाइज हो। ये सोच के देखो क्योंकि परपेंडिकुलर था और प्लेन में था, तो अगर मान लो इसको x एक्सिस मानो, इसको y एक्सिस मानो, तो यहां पर कौन सा वाला कंपोनेंट चेंज हो जाएगा? y वाला नेगेटिव, यहां पर x वाला नेगेटिव, पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया ना। तो जो भी वेक्टर हो किसी भी डायरेक्शन में वो अपोजिट ही जाना चाहिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा? 180 जाएगा। अभी 2D में तो फिर भी सिंपल है, सॉल्व कर लिया, बट यही चीज अगर तुमको 3D में पूछूं कि x y z एक्सिस है और अब रिफ्लेक्ट हो रहा है p, अब एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। तो अगर वो वेक्टर वाली चीज याद नहीं रखोगे तो वो तो फिर समझ में नहीं आएगा कहां जा रहा है, कितने एंगल पे जा रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन निकल ही नहीं पाएगा 3D में कभी। ठीक है, तो अब पता है कि अगर 3 हो जाएगा तो अपोजिट में जाएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। कोई दिक्कत? छापना है, छापना है। लिखिए, बढ़े आगे, इधर इधर देखो, ट्राई करो कुछ। मान लो कितने एंगल पे है?
मान लो दो मिरर है, दो मिरर कितने एंगल पे है? 30 डिग्री। ठीक है, तुम्हारा जो इंसिडेंट रे है वो क्या है? 40 डिग्री पे। तो एक बार यहां रिफ्लेक्शन होगा, एक बार यहां होगा, तुम्हारा यहां दोबारा होगा, ऐसा बोल रहा है। तो फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? कोई दिक्कत? निकालो, ट्राई करो उसको। करते रहो, इधर देखो। ठीक है, इसमें एक करेक्शन कर लेना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से? नॉर्मल से गिवन है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल से गिवन है तो ये एंगल कितने पे आएगा? ये 40 पे ही आएगा। अगर ये 40 है तो ये एंगल कितना हुआ? 50 है ना, 90 तो 50। अब ये 50 है, ये कितना? 30, तो कितना हुआ? 80। 80 तो ये एंगल कितना आ गया? 100 डिग्री ना। तो जो मतलब नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है? 10 डिग्री बनाना चाहिए, यही पता चला। अगर 10 डिग्री बना रहा है तो 10 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा 90 ये नॉर्मल है तुम्हारा, ठीक, नॉर्मल। तो सोचो 10 डिग्री बना रहा है तो एंगल कितना बचा? 80 डिग्री। अच्छा ये 80 डिग्री है कितना? 30, तो कितना? 110। ये एंगल कितना बच रहा होगा? 70। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल है, थोड़ा टेढ़ा कर डायग्राम बना दिया और उतना चल जाएगा। ठीक है, इतना कम काटेगा। नॉर्मल से कितने एंगल आ रहा है? ये 10 डिग्री ना। तो 10 पे जब जाएगा, ये कितना आया था तुम्हारे पास? 70। 70 मतलब नॉर्मल से कितने एंगल बना रहा है? 20 डिग्री। 20 पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पहले बढ़ाइए, दोबारा कर लो। अगर 40 डिग्री पे आया तो 40 पे जाएगा। जब यहां से गया, अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना हुआ? 50। 50 30 80। तो ये एंगल कितना बन रहा होगा ट्रायंगल का? 110। तो नॉर्मल अगर 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री से कितने एंगल बना रहा है? 10 डिग्री और एक्स्ट्रा। तो नॉर्मल से कितने एंगल है? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से अंदर की तरफ आएगा। अगर अंदर की तरफ आया तो अभी एंगल कितना बचा? 90 में से 10 माइनस करो तो 80। ठीक है, देख देता हूं। ये एंगल बचेगा तुम्हारे पास 80 डिग्री। अगर ये 80 है, ये 30 है, तो 70 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब नॉर्मल के साथ कितने एंगल बना रही है इंसिडेंस से? 20। तो 20 पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। तो अब टोटल डिफ्लेक्शन पता लगाना है मुझे। तो टोटल डिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा? del 1 प्लस del 2 प्लस 3 बार रिफ्लेक्ट हो। यहां पर कितना आ जाएगा? पाई माइनस 42 ओ पाई माइनस 80। पाई माइनस 2 आएगा किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। इस एकदम पाई माइनस 2 आई आई कितना है? 40 ना। कोई दिक्कत? ठीक है, प्लस del 2 कितना हुआ? पाई माइनस 20। और किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करेगा? डायरेक्शन लिखो, ये कितना है? क्लॉकवाइज ना, डायरेक्शन लिखते हैं साथ साथ। और ये कितना बचा? पाई माइनस 2 इंटू 10 डिग्री ना, 10 डिग्री किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर तो तीसरी बार रिफ्लेक्ट हुआ तो किस डायरेक्शन में हुआ दोबारा? एंटी क्लॉकवाइज में ही हुआ। एंटी क्लॉकवाइज में कितना हुआ? पाई माइनस 2 इंटू 20। पाई माइनस 2 इंटू 20 किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। एक डायरेक्शन में निकालो। अगर एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं तो उसको नेगेटिव लेके आंसर हो देखो कितना आता है। समझ में आया क्या बोला? खाली सॉल्व कर दे। टोटल डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा? कितना ये 180 ना। 180 में से 80 माइनस करो कितना? 100। 100 पर नेगेटिव पे ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैं बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, तो वो नेगेटिव हो गया। प्लस 180 माइनस 20 कितना? 160। प्लस 180 माइनस 40 कितना? 140। बेसिकली कितना है? 200 है ना, सॉरी 300। 300 में से 200 माइनस करो तो कितना? 200। 300 में से 100 माइनस करो तो 200 ना। 200 किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोई दिक्कत है क्या? अगर यही आंसर अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा?
क्लॉकवाइज में कितना होगा 360 माइनस 200 160 इसमें क्लॉकवाइज है। अभी किसी फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, और सुना बाद में लिखना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्लियर है ना? चलो लिख लो तो पहले। हाँ तक लिखा है, लिख लिया ये लिख लो इसको। एक चीज देखो, यहां तक क्लियर है? एक चीज देखो, जैसे मान लो कहीं भी, जैसे मान लो इस कमरे में बहुत सारे मिरर्स हैं, कहीं से भी कोई इंसिडेंट रहेगी, अगर मैं बोल रहा हूं यहां से टकराए फिर वहां से टकराए वहां से इधर उधर टकरा के, मतलब इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन हुई, पर जो लास्ट वाला रिफ्लेक्शन है अगर मिरर के परपेंडिकुलर हुआ तो परपेंडिकुलर ही आएगा ना, मतलब परपेंडिकुलर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 0 एंगल पे वापस आएगा। सोच के देखो बाहर पूरा का पूरा रे वापस ही आ जाएगी, अपने बात को रिट्रेस करेगी। तो एक चीज याद रखना, if after n reflections ray incident on mirror perpendicularly, ठीक है, नॉर्मली गिरे मतलब with 0 इंसिडेंस एंगल, ठीक है, then ray retrace its path back, सही है? कितनी भी रिफ्लेक्शन हो उससे मुझे मतलब नहीं, अब जितनी भी हो रही है अगर लास्ट वाली परपेंडिकुलर गिर रही है तो वापस उसी बात पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो, लिख लेना बात में। मान ले दोनों मिरर के बीच में एंगल है 30 डिग्री। अब इस मिरर पे मान ले फर्स्ट मिरर पे कोई सी आई एंगल से मैं रे इंसिडेंट करता हूं, तो सवाल ये है कि किस एंगल से इंसिडेंट करूं सच दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन जितने भी रिफ्लेक्शन होंगे तीनों दोबारा टकरा के ये वापस अपने पाथ को रिट्रेस करे। कोई दिक्कत? एट व्हाट एंगल ray should be incident such that it will retrace its path back after 3 successive reflection, है ना, after 3 successive reflection। राइटिंग समझ में आ रही है? ठीक है, ट्राई करो। फिर क्या करो कि अगर ये अपना पाथ रिट्रेस कर रही है तो अगर इससे टकराने के बाद मान ले इससे टकराई, अब मुझे नहीं मालूम किस एंगल पे टकराई, बट टकराने के बाद मुझे मालूम है कि ये गिरेगी परपेंडिकुलर, तभी पाथ अपना रिट्रेस करेगी, ठीक है। अब इस ज्योमेट्री बन चुका है, ये तुमको वैसे सॉल्व करना, अब क्या निकाल सकते हो इससे? तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल कितना हुआ? ये एंगल 60 डिग्री। अच्छा देखो इस मिरर के लिए ये इसका कुछ नॉर्मल होगा, पर नॉर्मल से मुझे कोई लेना देना, हालांकि देखो 60 डिग्री तो बता सकता हूं 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, सही बोल रहा हूं ना? अगर नॉर्मल है ये 60 तो ये 30, तो ये भी 30, तो ये कितना बचा? ये भी 60 बचा। हालांकि अब उसका तो मुझे कोई मतलब नहीं, बट ये एंगल 60 मिला ना 30, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा? ये 60 ये 90, तो ये भी 30, ये 30, तो ये कितना? तो आई भी कितना? 60। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री। मतलब ये कोई वो नहीं था, तो तुम्हारे ऊपर है, जितना भी कॉम्प्लिकेट होगा तो वो तुम्हें करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन लिखो लास्ट, खत्म कर, सॉल्व लिख लिया नहीं?
बढ़ो बोलो क्वेश्चन, जगह छोड़ दो, क्वेश्चन लिखो। लिखना, फिगर शोज अ टॉर्च, figure shows a torch producing a straight light, producing a straight light. Figure shows a torch producing a straight light beam falling on a plane mirror, falling on a plane mirror at an angle of 60 degree, at an angle of 60 degree as shown in figure. फिगर बन जाएगा थोड़ी देर में, तुम खाली क्वेश्चन at an angle of 60 degree as shown in figure. ठीक है, the reflected beam makes a spot P on a vertical screen. The reflected beam makes a spot P on a vertical screen, as shown. If at t is equals to 0, mirror starts rotating clockwise. If at t is equals to 0, mirror starts rotating clockwise. Mirror starts rotating clockwise about a hinge A. With an angular speed 1 degree per second. With a angular speed 1 degree per second. With the angular speed 1 degree per second. Find the speed of the spot. Find the speed of the spot. Find the speed of a spot on screen after time t is equals to 15 seconds. After time t is equals to 15 seconds. कोई दिक्कत? ठीक है, अब पढ़ के क्या समझ में आएगा तब देखो। कोई मिरर है, उस पे एक इंसिडेंट रे आई, कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री पर ये रिफ्लेक्ट करेगी। तो मान लो यहाँ पे कोई एक स्क्रीन दे रखी है बड़ी सी, तो रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये कुछ पॉइंट P है जहाँ पे स्पॉट दिखेगा लाइट का, टॉर्च का। हाँ क्या? ठीक है, ये दे रखा है तुमको 3 मीटर, ये क्या है तुम्हारा? स्क्रीन। कोई दिक्कत? अब ये जो मिरर है, इसको क्लॉकवाइज कितने से किया? 1 डिग्री पर सेकंड से रोटेट किया, तो ये रोटेट होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी। कितने से? अगर मान लेता हूं ओमेगा है, ठीक है, 1 डिग्री पर सेकंड, तो ये 2 ओमेगा से रोटेट होगा सेम डायरेक्शन में। अच्छा, अगर जैसे ऐसा कुछ है कि जैसे हाथ में टॉर्च रखो और टॉर्च को रोटेट करो, तो स्पॉट तो नीचे जाएगा ना, तो उजाला दिखता है ना, स्पॉट दिखता है, व्हाइट स्पॉट। तो ये जाएगा कैसे नीचे? ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा? अबे रोशनी तो नीचे जाएगी ना, तो स्पॉट की डायरेक्शन कैसी होगी? ये स्पीड बतानी है ना तुमको। कोई दिक्कत? कब बतानी है? जब कितना एंगल बना ले? t इक्वल्स टू 15 सेकंड बेटा, तो 15 सेकंड पे कितना रोटेट हो चुका होगा? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री रोटेट करो, फिर ट्राई करो, फिर सॉल्व करना इसको। तुम्हारा होमवर्क है, ट्राई करना इसको। कोई दिक्कत? एंगुलर स्पीड पता ही है, याद रखना। देखो, अच्छा सोच के देखो, अगर सर्कुलर मोशन आता है तो वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा आर ना, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो v इक्वल्स टू ओमेगा कैसे होती है? परपेंडिकुलर। हाँ के ना? ठीक है, अब तुम्हारा काम है कितनी स्पीड से जा रहा होगा? ओमेगा कितना? 2 ओमेगा, और r ये कुछ निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस कुछ होगा तो। अच्छा ठीक है, आई थिंक चलिए और होगा मे बी, नहीं तो कैसे निकालोगे? ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है, निकालना है इसको। एंगल दे रखा है, ठीक है, तो वहां से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। याद है? कोई दिक्कत? तो इनमें से किसका कंपोनेंट लोगे? इसका कंपोनेंट कि इसका कंपोनेंट? इसका कि इसका? ठीक है, जो एक्चुअल वेलोसिटी उसके कंपोनेंट लोगे, वो किसके बराबर आना चाहिए? ये ओमेगा आर के बराबर।
ठीक है। और ये एंगल कैसे पता लगेगा, जब 15 डिग्री पे जितना घूम चुका होगा उस हिसाब से एंगल निकालेंगे। ट्राई करना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत है क्या? तो नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।